तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसको एनसीईआरटी को हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को हमको बताते हैं कि आपको किसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे कि कोई एनसीईआरटी हमने उठाई, सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे, ये भारत की उद्देश्य का है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एनसीईआरटी के चैप्टर क्या हैं। देखो ये चैप्टर है, इसमें सारा आपको प्राचीन भारत देखने को मिलेगा। स्क्रीन दिख रही ना सभी को? हाँ, तो ये क्या है बेटा, ये पूरा आपका एंसेंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, कब कहाँ और कैसे। आखेट जब मानव क्या करता था, आखेट खास संग्रह करता था, आरंभिक नगर जैसे हड़प्पा महाजनपद किस प्रकार से बसे, किताबें और कब्र किस प्रकार से मिली, राजा प्राचीन गणराज्य कौन कौन से थे, नए प्रश्न नए विचार किस प्रकार उत्पन्न हुए, और अशोक के समय में अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था। फिर उनके बाद खुशहाल गांव समृद्ध शहर किस प्रकार हुए, क्या उस टाइम पे प्राचीन भारत में व्यापारी राजा तीर्थयात्री आते थे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे तीर्थयात्री हमारे यहाँ आए। ठीक है, चाहे वो अशोक के टाइम में हो, चंद्रगुप्त के टाइम में हो, बहुत सारे तीर्थयात्री। नए साम्राज्य और राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, और इमारतें चित्र और किताबें किस प्रकार बनी। ठीक है, तो आपने जैसे ये चारे इस 11 अध्याय आपने पढ़े तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी कि हमारे इस किताब में ये है। अब जैसे आप पहला चैप्टर उठाएंगे ना, तो जैसे इसका पहला चैप्टर देखेंगे तो पहला चैप्टर आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। पहला आप इसकी क्या पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी हैं। ये इंसेंट इंडिया का मतलब कि जो रिवर्स फ्लो करती थी उसका मैप है। तो ये हेडिंग पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद आप ये देखेंगे इसके प्रश्न हैं। देखो एक चैप्टर के पीछे प्रश्न दिए हैं, दिख रहे हैं आपको? तो देखो नर्मदा घाटी, इसको मैचिंग करना है। पहला बड़ा राज्य मगध, आखेट संग्राम, गारो पहाड़ियां लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, सिंधु घाटी इसकी नदियां, आरंभिक कृषि, गंगा घाटी प्रथम नगर, और पांडुलिपि और अभिलेखों के मुख्य अंतर बताओ। तो जैसे ही आपने और ये पढ़ा, ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। पहले पहले आपको उस टॉपिक की क्या पढ़ना है बेटा, हेडिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हेडिंग। हेडिंग पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों पे जाना है चैप्टर के खत्म होने के बाद। ठीक है, चैप्टर पे गए तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई कि हाँ इस चैप्टर में आपके ये है चीजें हैं। तो आपको जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगा। अब एक दो तरीके होते हैं, एक तो आप किताब शुरू से उठाओ उसको पढ़ने लग जाओ तो आपको पहले पता ही नहीं चलेगा उस किताब में क्या क्या है, उस चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो जब आपने सारी इसके क्वेश्चन देख लिए, चैप्टर की हेडिंग देख ली, तो आपके माइंड में एक इंटरेस्ट पैदा होगा, आपके मतलब विचार में इंटरेस्ट पैदा होगा, तो आपकी रुचि जानेगी हाँ इसका आंसर क्या था, उसमें क्या दिया हो सकता है। तो इससे चीजें क्या होगी, आपके दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो आपको फिर अब ये सारी चीजें पढ़ ली, अब एक बार में आपके दिमाग में सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब ये तरीका क्या हुआ पढ़ने का, इफेक्टिव तरीका हुआ किसी भी चीज को याद करने का। इस तरीके से हम सारी चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे ही आपने सारा पढ़ लिया उसके बाद एक A4 साइज का पेपर उठाओ और उसमें चैप्टर का हेडिंग डालकर उसमें नोट्स बना लो, की पॉइंट टाइप के। तो फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे किताबें बार बार नहीं पढ़ी जाती हैं, कितनी बार किताब पढ़ोगे? एक बार पढ़ ली, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। एक व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास भी 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे का यूटिलाइज कौन बेस्ट तरीके से कर सकता है, वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, बताओ? तो ये 24 घंटे का यूटिलाइज आपको करना है। ठीक है, अब जिस भी, अच्छा पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो उसका हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी टेबल पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए। ठीक है,
जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। ठीक है, बात आ गई समझ में। और मान लो आपने एंसेंट इंडिया की एनसीईआरटी खत्म कर ली, ये वाली प्राचीन भारत की, तो पिछले 10 साल में प्राचीन भारत से प्रश्न आए होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो। तो उन प्रश्नों को आपको देखना है कि यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। तो जो आप देख लोगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपका और इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाएगा। कहाँ इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस टाइप का कोई हमें कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है तो हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब दो चीजें हैं, अधिकांशतः यूपीएससी और एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो सेम है। अंतर केवल कितना है, 10% का अंतर है। वो एमपी की जीके अलग हो जाती है और बाकी सिलेबस तो आपको अधिकांशतः सेम देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, प्रीलिम्स में या फिर मेंस का हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एमपीपीएससी में क्या होता है, एमपीपीएससी में आपको फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं और यूपीएससी में क्या पूछा जाता है, कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल फैक्ट यूपीएससी भी पूछने लगा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी, समझकर तब आपको याद करना है। पहले रट्टा नहीं मारना है बल्कि समझकर रट्टा मारना है। मतलब ऐसे ही याद करना है, कोई आपसे सोते हुए आपसे पूछ ले कि इसका आंसर क्या था तो आप उसका आंसर बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी को नहीं समझ में आया हो बताओ। किसी को इसमें कोई समस्या है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो एक बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप जब एक बार पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा हाँ कुछ तो हमने पढ़ा है, और उससे आपकी चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। तो अब फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे ना तो आपको और चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, तो इतने सारे काम आपको करना है। तो इस तरीके से जो टारगेट था 18 तारीख तक, बेसिकली तो ये 2 दिन में खत्म हो जाते हैं एनसीईआरटी, लेकिन आपको 4 दिन दिए गए थे तो आप इसको खत्म 4 दिन में कर सकते हैं। अब जिसके कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है, वही अपना माइक ऑन करेगा पहले और वही अपने प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रश्न वगैरह है, बोलो। क्या? वैसे बोला जाता है 3 बार पढ़ने का रूल अधिकांश लोग बोलते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है तो एक बार आप पढ़ने के बाद आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद अच्छा, एनसीईआरटी पता है पढ़ने का फायदा क्या होता है, जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो एनसीईआरटी में जो शब्द यूज होते हैं ना वो मानक भाषा में यूज होते हैं, मतलब कि अच्छे शब्द यूज होते हैं। तो अब जब आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपकी जो शब्द भंडार है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करना है, कम शब्दों में अधिक बात आपको लिखना है, तो एनसीईआरटी में जो शब्द यूज होते हैं तो बार बार पढ़ने से वो शब्द आपकी डेली लाइफ में आ जाएंगे। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो उसमें वो शब्द आपकी डेली लाइफ में आ जाएंगे। तो आप उन्हीं जब आंसर राइटिंग करोगे तो उन्हीं शब्द का यूज आप कहाँ करोगे, आंसर में करोगे। तो इससे क्या होगा, आप आंसर क्या होगा, सुंदर दिखेगा और इफेक्टिव दिखेगा। तो जो आप मार्क्स मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे अन्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो 3 बार पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया? और कोई? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। जीएस सेम रहता है, बाकी जो एमपी का पोर्शन रहता है वो अलग रहता है। अब एमपीपीएससी ने सिलेबस भी चेंज कर दिया है और उसमें आप देखोगे कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है और एमपीपीएससी का जो जीएस का सिलेबस है वो अधिक 90% सेम है।
ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ है, एमपी के सिलेबस में। तो एमपी को आप डेली आधे घंटा 1 घंटा दोगे तब हो जाएगा, बाकी चीज तो पढ़ ही रहे हो। तो इसमें नहीं नहीं, ये गलत, एक सब्जेक्ट को एक ही बार पहले खत्म कर लो, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ लो, क्योंकि अभी आप लोगों का बेसिक मतलब की स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा उसमें आपके पास अभी टाइम भी है। तो अब बार बार चीजें पढ़ोगे ना तो उसको हौच पौच हो जाएगा। एक सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटी एसटी की पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक, तो अधिकांश आप अच्छे से पढ़ोगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगी। और 15 दिन में आप पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर से, अगर आपने अच्छे से, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप पढ़ते हो, तो आपको अंदर से फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है, और आप भीड़ से हटकर काम करोगे। ठीक है, तो गूगल में सर्च होने के लिए अपने आप को खर्च करना पड़ता है, तभी आप गूगल में सर्च होगे। देखो, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो करंट अफेयर अभी नहीं पढ़े तो ये अच्छा है, क्योंकि ये देखो करंट अफेयर कुछ नहीं होता है कि करंट अफेयर में जो चीजें होती हैं वो बेसिक से लिंक होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, तो हिस्ट्री का तो कोई करंट अफेयर होता ही नहीं है। जैसे अभी चर्चा में आया, जैसे अभी चर्चा में आया राम मंदिर का निर्माण, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, सत्यम, हाँ सत्यांश, जैसे चर्चा में आया राम मंदिर का निर्माण, ठीक, अब राम मंदिर का निर्माण है तो ये कोई करंट अफेयर नहीं है। अब ये एमपीपीएससी में प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण किसने किया, तो खूब सोशल मीडिया पे चर्चा में है, तो वो बता देंगे हाँ इन्होंने किया, और किस पत्थर से हुआ तो अब वो भी बता देंगे ग्रेनाइट पत्थर से हुआ। लेकिन जब बेसिक अगर उसके डेप्थ में जाएंगे, तो राम मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, और नागर शैली के जो उत्तर भारत में मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो मिश्रण है होयसल कर्नाटक वगैरह में, वो बेसर शैली में मंदिर बनते हैं। अब आपको अगर यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो कहां से पूछेगा, नागर शैली की विशेषताएं पूछ लेगा, ना कि ये पूछेगा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ना कि जो मूर्ति बनी वो किसने बनवाई, किस जगह पे बनी। तो नागर शैली की विशेषताएं क्या होती हैं, अधिष्ठान पे मंदिर बनता है, जैसे राम मंदिर बना हुआ है, रेखीय शिखर होता है उसमें, वर्गाकार गर्भगृह होता है, ठीक है, चारों ओर, जैसे आप खुजराव में जाएंगे तो खुजराव में मंदिर आपको देखने को मिलेंगे पंचायत शैली में बने हैं, तो वो नागर शैली में बने हैं। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली में बने हैं, लिंगराज मंदिर हो गया वो नागर शैली में बना है। उड़ीसा में जो आपको जो कोणार्क का मंदिर है वो भी नागर शैली में बना है। दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर वो द्रविड़ शैली में बना है। तो फीचर्स क्या है, वो मंडप रहते हैं, जैसे बीच बीच में आप गुजरते हैं तो मंडप आपको देखने को मिलेंगे, मंडप से गुजरते हुए आप गर्भगृह तक जाएंगे। तो इस प्रकार का करंट अफेयर होता है। बात हो गई क्लियर कि नहीं। हाँ, तो एक बेसिक मतलब चर्चा में क्यों है, उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है वो है। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस, अब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, और उसकी एडवांस बुक एम लक्ष्मीकांत या राजेश मिश्रा जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ ली। अब जो करंट अफेयर चर्चा में आया था, अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रहे हैं, स्ट्राइक डाउन कर दिया। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो चुनावी बॉन्ड है जिससे राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, चंदा लेती हैं, वो क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया, क्योंकि ये क्या है, असंवैधानिक बोला था। हाँ, तो वो अब इसमें वो स्कीम क्या थी, तो स्कीम तो खत्म हो गई। अब कोई क्यों क्यों पूछेगा, स्कीम ही खत्म हो गई वो तो ना। अब बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, उन्होंने कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता है ये बोला था उन्होंने। तो अब राइट टू इंफॉर्मेशन किसके तहत आता है, जो 2005 में एक वो आया था, हमारा लॉ आया था। अब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि उसमें चुनावी बॉन्ड के मीन्स में प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि चुनावी बॉन्ड के क्या क्या फायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, क्या इससे ब्लैक मनी को और बढ़ावा मिला या फिर
नहीं मिला, इस प्रकार की चीजें प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो स्कीम थी उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब जो उसके पीछे कंसेप्ट था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि आर्टिकल 19 के तहत तो व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है कि नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी उसके अंतर्गत आता है। जब व्यक्ति को आर्टिकल 21 भी आता है, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार। जब व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा, व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र अच्छी तरीके से सरवाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 19 पढ़ना है, आपको आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 21 पढ़ना है, और उनके तहत जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना अधिकार, वो कैसे कैसे लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई किस तरीके से करता है। तो आर्टिकल 32 आपको पढ़ना है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और उसमें 5 से अधिक जजों की जो बेंच रहती है वो उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक बेंच बोलते हैं। जो संवैधानिक मुद्दों को क्या करे, बेंच मतलब 5 जज बैठे होंगे। आपने लाइव देखा होगा, उसमें 5 जज बैठे होंगे, देखा था। तो उसमें 5 जज रहते हैं, उसको संवैधानिक बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो संवैधानिक मुद्दों की क्या करेगी, चर्चा करेगी। बात क्लियर है। और बताओ। फॉरेस्ट सर्विस, देखो बेसिक तो आपको यही है, ये तो पढ़ना ही है आपको। ओ, हाँ सीसेट, हाँ, नहीं नहीं, देखो जो सिविल वाला एग्जाम रहता है उसमें केवल सीसेट क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। और जो आपका मेरिट बनती है वो आपको जीएस से बनता है। और जो फॉरेस्ट रहता है उसमें दोनों मिलाकर आपको क्या करना पड़ता है, मेरिट बनती है, जीएस वाला पेपर भी और सीसेट वाला भी। बेटर सोर्स मींस के लिए देखो, पहली बात तो इसको जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वही दे पाएगा। अच्छा, प्री क्वालिफाइड हो गया ना, तो कौन सी ईयर का प्री, मींस होगा ना इसका। अच्छा, सोर्स नहीं है इसके, सोर्स इसके कम है, तो एक काम करूंगा मैं, आपको जो पीडीएफ है ना इसकी और बुक वगैरह है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। जो स्पेशली जो इन्वायरमेंट के बारे में जो बुक आती है ना, इन्वायरमेंट जो उसमें इकोलॉजी वगैरह, बॉटनी वगैरह ये ज्यादा पूछा जाता है इसमें, तो इसकी जो बुक आती है ना, तो वो हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसके पढ़ लीजिएगा इससे। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी बेसिक्स तो पढ़नी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है ना उसका, मीन्स तो। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी एक बुक आती है, उसका मुझे नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है। और कोई, किस में, देखो एमपीपीएससी में ऑप्शनल तो है ही नहीं। यूपीएससी में हाँ ऑप्शनल बड़ा वेटेज रहता है, 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, मतलब 500 नंबर का ऑप्शनल आपको होता है। ठीक है, अब आपको ऑप्शनल ऐसा चूज करना है जिसमें आपका क्या हो, इंटरेस्ट हो। किसी की देखा देखी में आपको ऑप्शनल चूज नहीं करना है, पहली बात तो ये। तो अगर आपके ऑप्शनल में 300 या 325 और 350 तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, 300 भी बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं अगर आपका ऑप्शनल नॉन साइंस स्ट्रीम का है, आर्ट से जैसे हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया। इसमें 300 नंबर लाना बहुत बड़ा टफ खेल होता है। हिंदी हो गया, हिंदी में 300 नंबर तक जाते हैं। और साइंस हो गया, इसमें मैथमेटिक्स है तो उसमें तो 350 नंबर भी आ जाते हैं कभी कभी।
तो ऑप्शनल अगर आपके 300 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं ऑप्शनल में, आपने आपने तैयारी कर ली। हाँ, एग्जाम देने से पहले आपको ऑप्शनल का प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री और मेंस मेंस के टाइम में जो अंतर रहता है ना, वो 3 महीने का ही रहता है, और 3 महीने में आप उस ऑप्शनल को तैयार किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। तो 70-80% आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उसमें तैयार होगा तभी, क्योंकि जीएस के भी 4 पेपर हैं, ऐसे भी है उसमें, और आपके कंपलसरी पेपर हिंदी इंग्लिश भी है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। तो 3 महीने में क्या क्या करोगे, नहीं। तो ऑप्शनल आप क्या लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है ना, क्या लेना चाहते हो। जियोग्राफी हिंदी मीडियम से, देखो हिंदी मीडियम से मेरी सलाह तो ये है कि ज्योग्राफी मत लो, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी में जो टेक्निकल टर्म होती हैं वो कॉपी चेक करने वाले इंग्लिश मीडियम के ज्यादा रहते हैं, और उनको टेक्निकल जो टर्म रहती हैं वो उनको ज्यादा समझ में आती हैं। तो आप जो टेक्निकल टर्म को लिखोगे किस में, हिंदी में लिखोगे। अगर हाँ, आपका अगर ज्यादा ही इंटरेस्ट है तो ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आसानी समझ में आती है तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे साथ के 2-3 लोग थे, उन्होंने पहले ज्योग्राफी लिया था, तो बाद में उन्होंने क्या किया, वो ज्योग्राफी को ड्रॉप कर दिया, फिर उनने मैथिली ले लिया, फिर उनने हिंदी साहित्य ले लिया, किसी ने हिस्ट्री ले लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, इस तरीके से। अगर हाँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप जरूर उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करने देखो, होने को सब कुछ हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या, ओनली मेहनत डिपेंड करती है कि मेहनत आप किस वे में करते हैं, ठीक है। और बताओ। देखो, इसमें क्या होता है, 3 तरह की चीजें होती हैं। आज आपने पढ़ा, जैसे मान के चलो, आज आपने पढ़ा, आज मान लो कितनी तारीख है, 16 तारीख है। फिर उसके बाद आप इसको, आज आपने जो पढ़ी वो 24 घंटे में आप उसको एक बार देख लो, और 24 घंटे में देखने के बाद आप इसको क्या करो, फिर 3 दिन में फिर देख लो, फिर 7 दिन में फिर देख लो। तो इस अगर ये वाली प्रोसेस यूटिलाइज करोगे, और फिर इसको क्या करो, 1 महीने बाद देखो, 1 मंथ बाद, ठीक। ये वाली प्रोसेस करोगे तो आपकी, एक आपकी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, एक मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म। तो जो पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, 100% हमने पढ़ा तो केवल 30% आपको याद रहता है। अब सेकंड बार पढ़ेंगे तो कितना, 20% और ऐड हो जाएगा, 50%। और जब 3 से 4-5 बार पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी 80-90% आपकी मेमोरी में स्टैब्लिश, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और फिर आपको वो क्या करना है, रिकॉल करना है, लिख लिख के देखना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। और एक ही सोर्स से पढ़ना है, सोर्स चेंज करोगे तो फिर वो याद नहीं होगा, ठीक है। और कोई 11 तारीख को मेंस है ना तुम्हारा, मेंस का, एमपीपीएससी का। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले तो हिंदी है, हिंदी पढ़ना है, और उसके बाद फोर्थ पेपर पढ़ना है एथिक्स का, और ऐसे, और उसके बाद जो ड्राफ्ट राइटिंग रहती है, लेटर कैसे बनाए वगैरह किसी को, तो वो पढ़ना है। और साइंस वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना है। और इतना पढ़ने के लिए आपका जो टोटल होगा लगभग 500 से 800-700 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले पेपर हैं वो क्या है, स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग पेपर हो गए ये वाले 500 से 700 के बीच में। उसके बाद क्या करोगे, 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें, तो 3-3 नंबर के प्रश्न आपको करना है। बाकी मान लो नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करें,
तो फिर 3-3 नंबर के प्रश्न करना है। 3-3 नंबर के प्रश्न तैयार करने के बाद आपका जो टोटल जो पहुंचेगा 1000-1100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो मेन पहले जो फोकस करना है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में अगर आपको किसी ने विलोम पूछ लिया तो विलोम ही आएगा ना, तो उसको अगर आपने रात का विलोम पूछ लिया तो दिन ही आएगा, 3 नंबर का है, 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। पर्यायवाची आप पूछ लिए याद है तो वो पर्यायवाची लिख दिए तो उसके नंबर कोई नहीं काट सकता। तो एथिक्स स्कोरिंग है, हिंदी स्कोरिंग है, ड्राफ्ट राइटिंग स्कोरिंग है, ऐसे स्कोरिंग है, उसके बाद जो साइंस वाला टॉपिक है वो स्कोरिंग है, उसके बाद उसमें पॉलिटिकल साइंस अच्छा पेपर है वो स्कोरिंग है, हिस्ट्री में फैक्ट ज्यादा याद करने को है। तो ये 4-5 जो है लास्ट वाले उस पर ज्यादा फोकस करें, और उससे पहले आपको फिर उसके जो टाइम बचता है, अगर आप टाइम बच पा रहा है तो वो वाला यूज कर लें, ठीक है। और कोई? देखो, एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न हिस्ट्री की, या फिर बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा मत पढ़ना, स्पेक्ट्रम की क्या पढ़ लेना, मॉडर्न पढ़ लेना, ठीक है। वो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जो 6, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में, वो 11th और 12th के एनसीईआरटी में क्या होता है, रिपीट होता है। अधिकांश चीजें क्या होती है, रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे। एंसेंट और मिडाइवल के लिए क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, और मॉडर्न के लिए क्या पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्योंकि अधिकांश प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं, यहाँ से एंसेंट से मिडाइवल से कम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो जिससे कम आते हैं उसे हम कम, ज्यादा क्यों टाइम देना उसको, कम आते हैं तो कम ही पढ़े ना, उसको ज्यादा टाइम क्यों दें उसको, ठीक है। और एंसेंट और मिडाइवल में जो प्रश्न आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, किससे आते हैं, संस्कृत, मतलब कि कला एवं संस्कृति से आते हैं। तो वो आप पढ़ लेना, नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और बताएं, और कोई क्यों नहीं पूछ रहा प्रश्न, क्योंकि किसी को शर्म आ रही है क्या प्रश्न पूछने में? पूछोगे नहीं तो फिर कैसे जानोगे? पूछना आपका अधिकार है, बताना हमारा कर्तव्य है, नहीं? और कोई किसी के प्रश्न है? हम्म। 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 अच्छा, देखो, प्रीलिम्स निकालने के लिए तो आपको जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, सिविल वाला, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, उसको नहीं छोड़ सकते। और बात रह जाती है किसकी, साइंस सब्जेक्ट की, जैसे बॉटनी हो गया, और इकोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, और आपका अगर मैथ लिया होगा तो मैथमेटिक्स हो जाएगा आपका। तो ये सब्जेक्ट आपको बेसिक बुक हैं वहां से पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी आती हैं वो। और हाल ही के समय में कुछ बुक मार्केट में उपलब्ध तो हो भी गई हैं,
ठीक है। तो जैसा कि एक बच्चे ने प्रश्न और पूछा था कि सोर्स नहीं है, तो मैं एक दो बुक आती हैं, अच्छी बुक है, वहां से प्रश्न बन जाते हैं, तो मैं उसको ग्रुप में आपके लिए क्या करूंगा, उसको डाल दूंगा, तो आप उसको जाके क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे, ठीक है। और तो हम्म हम्म। फॉरेस्ट में वही तो बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट की बुक आती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलते हैं उसको, पर्यावरण परिस्थिति की बोलते हैं। तो फॉरेस्ट में जब आप, हाँ, जब हम उसको एमपीपीएससी में फॉरेस्ट की बुक पढ़ते हैं ना, तो एक बुक है, एक बुक आप पढ़ोगे, एक दृष्टि आईएएस की बुक आती है, ठीक है, पर्यावरण परिस्थिति वाला, तो उसको पढ़ लेना, अच्छी बुक है वो, ठीक है। आपका उससे पूरा एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। उससे पढ़ने एक इकोलॉजी की अलग से बुक आती है, जो आपके फॉरेस्ट में पूछा जाता है, तो वो बुक मैंने बताया ना कि उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा आपके में, ठीक है। तो वो वाली बुक आप ले लेना, दो बुक क्या है, पर्याप्त है। हाँ, बताओ बताओ। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, अलग से तो कुछ पढ़ना नहीं है। क्योंकि प्रीलिम्स में अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं, अच्छा, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में अधिकांश क्वेश्चन एमपी से आते हैं, 30 से 35 प्रश्न। फिर उसके बाद जो प्रश्न आते हैं, पॉलिटी से आ गए, हिस्ट्री से आ गए, पर्यावरण से आ गए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो, दोनों का मीन्स का टाइम भी अलग है। फॉरेस्ट में आपको इतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब कि लिखने की प्रैक्टिस भी अलग से नहीं करनी है आपको, आंसर राइटिंग की नहीं। तो दोनों को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आप फॉरेस्ट इकोलॉजी आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। जो आपके साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट है वो आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे, तो एक दो महीना उनको दे दो, तो आप पहले से सब्जेक्ट क्या करो, तैयार करके नोट्स बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो उसका आप सिविल सेवा वाले जो सब्जेक्ट उनको तैयार कर लो। तो जब आपका फॉरेस्ट का मेंस होगा, तो आप क्या करोगे, जो नोट्स बने रखे हैं उनसे आप क्या कर लो, रिवाइज कर लोगे, और आसानी से आप एग्जाम में क्या कर पाओगे, बैठ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में याद करना पड़ेगा, याद। और इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ी है आपने? सुनो सुनो, अब क्या करो, 15 दिन में इस बार दे रहे हो मैं इसका, अब देखो 15 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन उठाओ, निकालो, और एनसीईआरटी पढ़ो, क्या करो, और फिर आपको समझ में आएगा हमने क्या हमने छोड़ दिया था। वो हमें अमृत की प्राप्ति हो गई है, किसकी, एनसीईआरटी क्या है, अमृत है। अब एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको चीजें क्या, हिस्ट्री याद होने लगेगी। फिर कोई चीज को कहानी के रूप में पढ़े, तो वो चीज लंबे टाइम तक हमको क्या रहती है बेटा, याद रहती है। तो इसको पढ़ो एक बार, और फिर आप चीजें याद करना, तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, नहीं। तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसका रिजल्ट देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और किसी का कोई कुछ, स्पेक्ट्रम नहीं, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ना है। बिपिन चंद्रा जब स्पेक्ट्रम के नोट्स हाँ बना लेना थीम वाइज, क्योंकि ज्यादा बेटर, क्योंकि अपना लिखा हुआ जल्दी रिकॉल होता है, जल्दी रिवाइज भी होता है। हाँ, शॉर्ट नोट्स बना लें, इनिशियल मत बनाना, पहले आप बुक को क्या पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ लो, ठीक है।
बुक पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद, हाँ इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद, मेंस के, प्रीलिम्स के, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद तब आपको नोट्स बनाना है। ऐसे नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे, मेंस में किस प्रकार प्रश्न आए, प्रीलिम्स में किस प्रकार प्रश्न आए, फिर आपने बुक पढ़ी 2-3 बार, ठीक है। प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप टेबल पे रख लो, सोते जागते जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनको जरूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस प्रकार हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले इतना काम करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है। और कुछ, और बताओ, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कुछ है कि यहीं पे इसको क्लोज करें, बताएं। किसी का कुछ है प्रश्न वगैरह? माजिद हुसैन। हम्म। नहीं नहीं, एक ही पढ़ना है, दूसरा दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरे के बारे में सोचोगे, जो पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास रखो, और जब आप उस पर विश्वास करोगे ना तो आप फल आपको स्वयं मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास करोगे, क्योंकि देखो, व्यक्ति का सिलेक्शन कब होता है, जब अपने माइंड को मेकअप कर लेता है। आधा सिलेक्शन तो उसका तभी हो जाता है जब उसका माइंड मेकअप हो जाता है कि हमको ये करना है, ठीक है। एक ही सोर्स रखो, सिंगल सोर्स। हाँ, कुछ उस बुक में अच्छा नहीं है, कोई दूसरी बुक में अच्छा है, तो हमने क्या किया, कुछ केवल उस चैप्टर को देख लिया, उसमें क्या किया, दूसरी बुक में उस चैप्टर को देख लिया, और चैप्टर को हमने उसमें कहीं ऐड कर लिया। सिंपल, पूरी बुक पढ़ने की क्या आवश्यकता है, नहीं। हाँ, तो और किसी का कोई प्रश्न है कि बताओ, बंद करें? 40 मिनट का हो गया है, 40 नहीं, ज्यादा ही हो गया है, 50 मिनट के आसपास। किसी का कोई प्रश्न है तो आप क्या करें, इस बुक को पढ़ें 2-3 दिन में, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने इस बुक को खत्म किया या नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट है तो आप ग्रुप में उसको कमेंट सेक्शन में, मतलब कि कमेंट करके लिख सकते हैं उसमें, और उस पर हम फिर किसी दिन लेक्चर ले लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ मैं, तो हम आपको सी सेट पढ़ा देंगे किसी दिन, ठीक है। टॉपिक वाइज उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स का सी सेट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रीजनिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जब जैसी जरूरत होगी तब मैं आपके लिए क्या हूँ, उपलब्ध हूँ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना था, बाइंड अप करें इसको। चलो, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करिए।